हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 16 फरवरी एंड 16 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें बता दूं। आप मुझसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की पीडीएफ और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्विज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स। तो यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप चाहो तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके इस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हो टाइम टू टाइम। ओके, तो ये लेक्चर की जो पीडीएफ और ये सब क्विज जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मयूरी भागवानी पे मिलेगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इसको आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आप मुझसे ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखो अभी सिर्फ 112 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी में जुट गए होंगे और हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी एक सीरीज लेकर आए जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। आज काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और मोस्टली जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। क्यों और कितने इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जीएस वन में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस टू में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में से देखेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया था। इनफैक्ट कल रात को मैं न्यूज चैनल्स देख रही थी तो उसमें तो यहाँ तक बोल दिया था उस न्यूज एंकर ने कि हो सकता है कल सुबह हम उठें तो वॉर शुरू हो चुकी हो, यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया हो। हालांकि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है रशिया यूक्रेन के ऊपर। और हो सकता है कि अगर ये एस्केलेट हुआ तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू समथिंग लाइक वर्ल्ड वॉर 3। ओके, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको हम कवर करेंगे। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसको कवर करेंगे। अफगान रिजर्व के ऊपर एक आर्टिकल आया है, उसको देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज में एंटी लिंचिंग बिल्स को देखेंगे। स्वामित्व स्कीम क्या है इसको देखेंगे। दिस विल बी योर प्रीलिम्स डोज फॉर टुडे। ओके, और मैंने कोशिश की है जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहीं के यहीं समझ आ जाएंगे। ओके, GS3 में साइंस एंड टेक में से वी विल बी डीलिंग विद डार्क नेट। ऑलराइट, GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है रशिया सेज सम ट्रूप्स पुलिंग बैक फ्रॉम एरियाज नियर यूक्रेन। तो देखो हुआ क्या है, पूरी बात समझते हैं फिर आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। यूक्रेन की लोकेशन देखो, ये है हमारा यूरोप। ठीक है, यूरोप में इधर ईस्ट की साइड पे आपको दिख रहा होगा ये यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये एशिया को डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये एशिया को डिवाइड करती है, एशिया और यूक्रेन के बीच की लाइन है। और यहाँ पे इस साइड पे जो रशिया है, देखो वैसे जो रशिया है ना ये दोनों साइड्स पे आता है। यूक्रेन के पास में जो एरिया है रशिया का वो यूरोप में आता है और इस साइड वाला जो रशिया है वो एशिया में आता है। तो रशिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, रशिया से आर्कटिक सर्कल पास होता है। ठीक है, इसके अलावा यूक्रेन ये रहा, यूक्रेन के पास में कौन सी सी है, ब्लैक सी है। इसके साइड में यहाँ पे कैस्पियन सी है। ठीक है, और साथ में ये देखो ये मेडिटेरेनियन सी भी है इधर साइड पे। साथ में ये याद रखना कि ये जो यूक्रेन है किसके नीचे आता है, आर्कटिक सर्कल के नीचे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पे सीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है, फिर डेनमार्क स्ट्रेट है, बैरन सी है, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के, बाल्टिक सी एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये मैप मैंने इसीलिए रखा है सो दैट आप लोग इसको ध्यान से देखो और समझना कि ये कौन कौन सी एरियाज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज ने सराउंड किया हुआ है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हमारा दूसरा देखते हैं कि यूक्रेन में बेसिकली हो क्या रहा है। तो अच्छा देखो, पहले लोकेशन देख लो। यूक्रेन जो है ये यहाँ पे ईस्ट यूरोप में पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो इस साइड पे है यहाँ पे आएगा यूएसए। ठीक है, जो मैप में नहीं है इस साइड पे यूएसए है और ये वाला जो पार्ट है ये है रशिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो रशिया है वो और यूएसए इन दोनों के बीच में पड़ता है यूक्रेन। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एरा शुरू हुआ कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर में सीधे कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर की गई। रशिया ने एक साइड पे कोशिश करी कि वो मेजर ब्लॉक जो है यूरोप का उसको अपनी साइड कर ले और यूएस ने भी सेम कोशिश करी। ठीक है, तो कुछ हिस्से में रशिया कामयाब हुआ, कुछ में यूएस कामयाब हुआ। तो यूएस ने भी कई सारी कंट्रीज को अपने साइड कर लिया, अपनी आइडियोलॉजी की साइड कर लिया, कैपिटलिस्ट बना लिया। कुछ को रशिया ने अपनी साइड कर लिया। अब क्या हुआ, बीच में फंसा यूक्रेन। ठीक है, यूएस ने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेटो नाम से। तो ये क्या है, नेटो क्या है,
मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसमें 28 मेंबर्स हैं। और ये माना जाता है कि मान लो किसी भी एक मेंबर पे अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो ये माना जाएगा कि 28 की 28 पे अटैक हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 28 की 28 रिटेलिएट करेंगे उस एक मेंबर के अगेंस्ट, उस एक मेंबर के अटैक के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे जो यूक्रेन है, इसको यहाँ पे ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये है क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया, क्रीमिया को ऑलरेडी जो रशिया है वो अनेक्स कर चुका है। और ये क्यों अनेक्स किया है? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था जिसका नाम है सेवस्टोपोल। ठीक है, सेवस्टोपोल, इसके इसके ऊपर यहाँ पे राइट्स लेने के लिए, ओनरशिप लेने के लिए क्रीमिया पे अटैक किया है इसने। ठीक है, यूक्रेन में और भी कई सारे रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं, अच्छे खासे पोर्ट्स हैं। तो इसके लिए रशिया यूक्रेन के ऊपर भी अटैक करना चाहता है, यूक्रेन को अनेक्स करना चाहता है। ठीक है, ये कहना है यूएस और बाकी नेटो कंट्रीज का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो, ये है यूक्रेन। ठीक है, ये है यूक्रेन, ये क्रीमिया अनेक्स कर चुका है रशिया। ठीक है, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ ईस्ट में जो है, यहाँ पे रशिया ने अपने ट्रूप्स शुरुआत में लगाए, लगभग 1 लाख ट्रूप्स यहाँ पे रशिया ने अपने डिप्लॉय कर दिए। अब रशिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे रशिया ने बेलारूस में भी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स चालू कर दी है, यहाँ पे भी, मतलब तीन तरफ से यहाँ पे घेर लिया है रशिया ने यूक्रेन को। और आज की डेट में लगभग 1.3 लाख यहाँ पे ट्रूप्स लगे हुए हैं रशिया की साइड से। अब ऐसे में यूक्रेन को लगा डर और यूक्रेन गया दौड़ा दौड़ा यूएसए के पास। यूएसए को बोला यूक्रेन ने कि भैया हमारी मदद करो, वरना हमारे ऊपर रशिया पूरी तरह से इन्वेड करके हमारा पूरा का पूरा हिस्सा जो है यूक्रेन का, वो ले लेगा। क्रीमिया तो ऑलरेडी ले ही चुका है। तो यहाँ पे यूएस की तरफ दौड़ा गया यूक्रेन, और यूएस को इसने बोला कि हमको नेटो में शामिल कर लो। ठीक है, नेटो में अगर आप हमको शामिल कर लोगे तो अगर यूक्रेन पे अटैक होता है रशिया का, तो सारी की सारी 28 कंट्रीज रशिया को जवाब देंगी। इस डर से हो सकता है कि रशिया हम पे अटैक ना करे। तो यूक्रेन जब गया नेटो की एप्लीकेशन लेकर यूएस के पास, यूएस ने बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, एकदम से थोड़ी ना हम आपको सबमिट कर लेंगे, कुछ कुछ प्रोसेस होती है उसकी। तो अभी तक यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये मना भी नहीं किया गया है कि हम आपको नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अब रशिया क्या है, रशिया चमक गया। रशिया ने बोला कि हम अपने ट्रूप्स तभी हटाएंगे जब यूएस हमको ये लिखित में दे, यूएस हमको ये रिटर्न में दे कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं करेंगे। और इनफैक्ट ये भी बोला यूएस से रशिया ने कि आप हमको ये लिखित में दो कि आप नाटो की जो मेंबरशिप है इसको कहीं पे भी एक्सपांड नहीं करोगे। ठीक है, आप इस मेंबरशिप को एक्सपांड नहीं करोगे, ये आप हमको लिखित में दो, तब जाके हम ये ट्रूप्स जो है उनको हटाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो स्थिति है बहुत ज्यादा एस्केलेट होती जा रही थी। ये तक कह दिया था यूएस और यूके ने कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक भी कर दे। अगर ऐसा होगा तो यूएस ने कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर हम भी इसका जवाब देंगे। ठीक है, क्योंकि यूएस, आप समझते हो, यूएस जो है अभी आज की डेट में वर्ल्ड लीडर जो है वो यूएस है। ठीक है, और यूएस अपनी पोजीशन को, अपनी हेजीमनी को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए यूएस जो है वो यहाँ पे इस वॉर में कूद रहा है और ये देख रहा है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि भैया वर्ल्ड ऑर्डर चलते रहना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब ये जो रीजन है डोनेस्क, ये जो रीजन है डोनेस्क, यहाँ पे ऊपर एक लुहांस्क रीजन भी आता है, और ये दोनों मिला के बनाते हैं डॉनबास, डॉनबास प्रोविंस ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये जो डॉनबास रीजन है, मेनली सेपरेटिस्ट लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। ये जो लोग हैं इनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि रशियन एथनिसिटी के हैं, तो रशिया की तरफ इनका ज्यादा इंक्लिनेशन है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को रशिया ही अक्वायर कर ले। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुए, जिसके बाद ये पूरी चीज जो है ये ट्रिगर हुई थी। ओके, तो ये रीजन्स का भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो न्यूज़ क्या है, इसको देखते हैं वापस से। तो देखो न्यूज़ ये है कि कल ही ये बात चल रही थी, यूएस यूके कह रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पे जो यूक्रेन है इसके ऊपर अटैक कर दे रशिया। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है रीजन लुहांस्क, डोनेस्क, और यहाँ पे ये पूरा रीजन जो है ये डॉनबास रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब रशिया ने कहा है कि नहीं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम कोई वॉर नहीं चाहते, हम कोई बैटल नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे इशू जो है डी एस्केलेट हो जाए। इसीलिए हम जो है कुछ कुछ अपने ट्रूप्स को वापस ले जा रहे हैं। अभी कितने ट्रूप्स को वापस ले जा रहे हैं ये कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ ट्रूप्स को हम वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रशिया ये कह रहा है कि हम भी यहाँ पे चाहते हैं कि सिक्योरिटी बनी रहे इस रीजन की, नेगोशिएशन हम भी करना चाहते हैं। तो अगर वॉशिंगटन यानी कि यूएस रेडी है नेटो के ऊपर बात करने के लिए कि नेटो
यहाँ पे अपनी मेंबरशिप एक्सपांड नहीं करेगा, नेटो यहाँ पे कुछ भी किसी की भी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये सब मानने को अगर तैयार है तो हम यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है रशिया ने। ऐसे में इंडिया ने एक बड़ा मूव ये लिया है कि इंडिया में यूक्रेन में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको बोला है कि आप फटाफट से वापस आ जाइए इंडिया, क्योंकि यहाँ की स्थिति सही नहीं है। और उनसे भी कहा है कि जो भी नेशनल्स किसी नॉन असेंशियल ट्रैवल के लिए यूक्रेन जाने वाले थे, उनकी यहाँ पे उड़ानें रोक दी है। दूसरी चीज़, जो इंडियन नेशनल्स वहाँ से नहीं आ सकते, जो स्टूडेंट्स नहीं है, जिनका पूरा घर बार लाइवलीहुड वहीं पे बसा हुआ है, उनको कहा गया है कि आप एम्बेसी में अपनी जानकारी दे दीजिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे कि हमको आपको यहाँ से ले जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई है ये सिचुएशन। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो अभी जो है इंडिया बहुत प्रेशर में है। इंडिया किस प्रेशर में है? देखो, अगर ये जो बैटल है ये एक्चुअल में हो जाती है, अगर ये वॉर असली में रियलाइज हो जाती है, तो ऐसे में इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे। अभी देखो, क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड की मीटिंग में मोस्टली बात हुई इस यूक्रेन क्राइसिस की, और इस यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया किसी एक की साइड नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि रशिया जो है, रशिया हमारा एक अलाय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रशिया से हम अपने इतने डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं हमारे, ठीक है। इनफैक्ट जब हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में, उस टाइम पे भी रशिया ने ही हमारी मदद की थी पाकिस्तान से लड़ने में, बांग्लादेश के लिबरेशन में। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रशिया के हमारे हिस्टोरिकल टाइज है। दूसरी साइड है यूक्रेन की साइड से यूएस। यूएस तो हम जानते ही हैं, इन यहाँ क्वाड में भी एक मेंबर यूएस था, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस हमारे अभी प्रेजेंटली काफ़ी अच्छा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अभी इंडो पैसिफिक रीजन वगैरह जो था ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ यूएस ओनली, ठीक है। यूएस ने इतनी ज़्यादा महत्व दिया है इंडिया को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर यूएस के साथ जाता है इंडिया, तो रशिया के अगेंस्ट हो जाएगा। रशिया के अगेंस्ट हो जाएगा तो रशिया के सारे टाइज खत्म हो जाएंगे। अगर रशिया के साथ जाता है तो यूएस अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये भी है कि रशिया के साइड पे चाइना भी है, ठीक है। रशिया के साइड पे चाइना भी है। तो चाइना जो पार्टिसिपेट अगर करता है इसमें, तो वो रशिया की साइड से करेगा। इसके कारण भी एक यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा इंडिया के ऊपर कि अगर इंडिया ने रशिया की साइड से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो रशिया और चाइना दोनों कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। अभी तो चाइना है ही, रशिया भी दुश्मन बन जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरी चीज ये कि अगर मान लो रशिया की साइड से हो जाता है, तो काट सा हम पे लग जाएगा, जिससे हमारे यूएस के साथ जितना भी ट्रेड वगैरह है सब कुछ बंद हो जाएगा। तो काफी सारे यहाँ पे बैलेंस करने की हमारे पास सिचुएशन रहेंगी। ओके, यहाँ पे न्यू दिल्ली ने अभी क्या स्टैंड लिया है। अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे बात हो रही थी क्वाड में यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, यहाँ पे बचने की कोशिश की है इंडिया ने कि हम तो भैया कोई स्टेटमेंट दे ही ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे न्यू दिल्ली ने बोला है हम यहाँ पे प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेने वाले हैं। प्रिंसिपल्ड स्टैंड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नेटो और रशिया के बीच में एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, रैदर देन एनी मिलिट्री वॉर और एनी मिलिट्री एक्शन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो इसमें इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया, ठीक है। ये अब देखो, यहाँ पे इंडिया न रशिया को प्रॉपरली पब्लिकली क्रिटिसाइज कर पा रहा है, न नेटो के बारे में कुछ कह पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अफेक्ट हो सकती है, नेशनल सैंक्शंस लग सकते हैं यूएन की तरफ से, यूएस की तरफ से। तो बहुत झंझट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हालांकि इंडिया ने ये चीज क्लियरली कही है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रशिया के अगेंस्ट जाने की बात इंडिया ने नहीं करी है, ठीक है। अब इंडिया का जो डिसीजन है, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे यूक्रेन जाने वाले सारे सिटीजन्स की यहाँ पे उड़ानें रोक दी है, ये कहा है कि यूक्रेन से लोग वापस आ जाएं। तो यहाँ पे इंडिया ये तो रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन आ चुकी है, यहाँ पे ट्रूप्स हो चुका है, कि ट्रूप्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे वॉर जैसी कंडीशंस बन जाए। इसीलिए अब इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, अल्टीमेटली हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आज की डेट में हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी रियलिस्टिक स्टैंड पे खड़ी होती है, ठीक है। पहले आइडियलिस्टिक थी, अभी रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक होने का मतलब ये
है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट फोज, व्हाट इज परमानेंट इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। तो हमको नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में खड़ा होना है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स है हमारे, ना कोई परमानेंट फोज है। तो हम यहाँ पे आइडियल्स की तरफ जाके ना जाके हम नेशनल इंटरेस्ट की तरफ हमारे लिए जाना वुड बी बेटर ऑप्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑप्शन यही होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अभी यूक्रेन क्राइसिस कहाँ तक जा चुका है, कहाँ पहुंच रहा है। तो देखो ये लोकेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के पास ये है रशिया। ये रशिया ने यहाँ पे ना बेलारूस में भी अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज शुरू कर दी है। तो ऊपर बेलारूस है, यहाँ पे पूरा रशिया है। तो इतने तीन साइड से यूक्रेन को घेरा हुआ है रशिया ने। नीचे क्रीमिया भी अनेक्स किया हुआ है, तो क्रीमिया पे भी ट्रूप्स लगे हुए हैं। तो देखो ये नॉर्थ, ईस्ट और साउथ तीनों जगह से घेरा हुआ है यूक्रेन को रशिया ने। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए आपको। अब ये देखो जो ब्लू वाले ना, ये नाटो के ट्रूप्स हैं, पोलैंड में लगे हुए हैं, लिथुआनिया में लगे हुए हैं, लातविया, एस्टोनिया, रोमानिया, इन सभी जगह पे, बुल्गारिया में भी लगे हुए हैं। लेकिन जो सॉरी, ये सब जो है नाटो और यूएस के ट्रूप्स हैं। और जो रशिया है उसने बेलारूस और रशिया में लगा रखे हैं, क्रीमिया में लगा रखे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बोला, कल ही ये बोला कि आज का दिन यानी कि 16 फरवरी का दिन यहाँ पे नेशनल यूनिटी का डे मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा आशंका थी कि हो सकता है रशिया आज अटैक कर दे यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अर्लियर प्रिडिक्शंस भी थे वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के कि हो सकता है यहाँ पे अटैक हो जाए, लेकिन यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे बाइडेन ने कहा है कि अगर पुतिन यहाँ पे अटैक करते हैं तो बहुत बड़ी भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। यूक्रेन को एनसर्कल करना रशिया ने शुरू कर दिया है, लेकिन पुतिन ने ये भी बोला है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, इसीलिए अपने सोल्जर्स को यहाँ से हटाना भी शुरू किया है, ठीक है। लेकिन बेलारूस में जो मिलिट्री ड्रिल्स चालू थी वो अभी भी चालू रहेंगी। S-400 मिसाइल्स का जो यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह हो रही थी वो अभी भी चालू रहेगी। सरफेस टू सरफेस यहाँ पे मिसाइल्स भी यूज हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है बेसिकली यूक्रेन को चमकाने के लिए। रशिया ने बोला है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते तब तक जब तक यहाँ पे कोई अलग से, कोई बाहर से प्रोवोकेशन नहीं आता है। तो अगर यहाँ पे कोई प्रोवोकेट करता है, यूक्रेन करता है, यूएस करता है, नाटो करता है, तो फिर हम भी जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेजन है हो सकता है वेस्ट जो है इसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह भी लगा दे। अब क्या हो रहा है, मॉस्को ने लास्ट टाइम जो लार्जर मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, तो वो किया था अफगानिस्तान में 1979 में, लेकिन वो प्रॉपरली हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे क्या एक और काफी रिस्की रूट लेंगे यहाँ पे पुतिन, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और एस्केलेशन जो है यहाँ पे इकलौता वे नहीं है, वे फॉरवर्ड नहीं है। रशिया चाहे तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू भी काम करवा सकता है। अब इन्होंने बोला है कि हम टॉक्स को कंटिन्यू करेंगे। जर्मनी जो है यूरोप का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इन्होंने बोला है कि इनके साथ रशिया की दो गैस पाइपलाइंस आने वाली है, नॉर्ड स्ट्रीम, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इन्होंने भी वॉर्न किया है रशिया को कि अगर आप लेकर आए, इस तरह का अटैक आपने किया, तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे और किसी भी तरह का इकोनॉमिक ट्रेड आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो काफी सारे इश्यूज अभी यहाँ पे हो रहे हैं। बाइडन ये कह रहे हैं कि पुतिन जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने डिप्लॉय कर दिए ट्रूप्स, लेकिन यूएस का कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई मिसाइल सिस्टम वगैरह डिप्लॉय करने का प्लान नहीं है। हम तो सिर्फ यूक्रेन को बचाना चाहते हैं। तो इन्होंने ऑफर किया है कि आप चाहो तो एक एग्रीमेंट हम साइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये साइन करेंगे, रशिया और यूएस अपनी साइड से ये साइन करेंगे कि ना आप कोई मिलिट्रीज यहाँ पे लगाओ, मिलिट्री इक्विपमेंट्स लगाओ, ना कोई मिसाइल सिस्टम लगाओ, ना हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीमेंट की यहाँ पे शुरुआत की है, पहल की है यूएस ने। लेकिन रशिया कुछ और चाहता है। रशिया चाहता है कि नाटो यहाँ पे गारंटी दे कि वो अपना जो मेंबरशिप है उसको एक्सपांड नहीं करेगा। दोनों ही जो बेसिकली हैं वो यूक्रेन को अपने अलायंस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है एंटी लिंचिंग बिल्स पास्ड बाय 4 स्टेट्स हैंगिंग फायर। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे कुछ स्टेट्स में एंटी लिंचिंग बिल्स पास की गई हैं। अब मॉब लिंचिंग आप सभी को पता है, मॉब लिंचिंग हमने देखा लास्ट ईयर, काफी मॉब लिंचिंग हुई है इंडिया में। जो भी नॉर्मल कोई भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हुआ है या फिर कोई मेजोरिटी से भी है, लोगों ने बिना सोचे बिना समझे कानून को अपने हाथ में लेकर इनको पीटना शुरू कर दिया और उसमें इनकी डेथ चली गई इस पर्सन की। इसको रोकने के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए अगेंस्ट यहाँ पे कुछ लॉज लाए गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग क्या है? अ टर्म यूज्ड टू
डिस्क्राइब द एक्ट्स ऑफ टारगेटेड वायलेंस बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक पर्सन के अगेंस्ट या किसी एक दो ग्रुप के अगेंस्ट यहाँ पे वायलेंस क्रिएट करता है, टारगेटेड वायलेंस, इसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। यहाँ पे जो वायलेंस है, द वायलेंस इज टैंटमाउंट टू द ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। तो जो भी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हो, ह्यूमन को यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हो, तो इसको हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, ये जो मॉब है, इसमें मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़। मॉब का मतलब होता है भीड़। जब भीड़ लिंच करने जाए, लिंच मतलब होता है मर्डर करना किसी का, तो मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ के द्वारा कोई मर्डर होना। ठीक है, तो ये जो है, ये बेसिकली विक्टिम को पनिश करना चाहते हैं। मान लो कि कोई पर्सन, जैसे अभी बीच में हुआ था एक केस जिसमें कोई पर्सन जो है बीफ जिसके घर में मिला था, ठीक है, तो बीफ इसके घर में मिला, तो यहाँ पे जितने भी काउ विजिलेंट्स थे, ठीक है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग थे, इन्होंने क्या किया, इसका बिना सोचे समझे ये सोचा कि इसने यहाँ पे काओ को किल किया है एक, और यहाँ पे इसीलिए इसको पनिश करना चाहिए, तो इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया और इनको इसको इतना मारा इस पर्सन को कि इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिंचिंग है, ये लोग जो है, जो मॉब जो है, वो खुद के हाथ में कानून को ले लेता है, तब होता है। ठीक है, इसके लिए कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं, कोई सेपरेट लॉ नहीं है। आईपीसी के सेक्शन 300 यानी कि 300 और 302 में इसको डील किया जाता है। तो सेक्शन 302 डील्स विद द मर्डर। ठीक है, मर्डर अगर कोई करता है, कमिट करता है, तो उसको डेथ या फिर लाइफ इम्प्रीजनमेंट का यहाँ पे पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है। ऑलराइट, अब देखो आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे चार स्टेट्स हैं, झारखंड, राजस्थान और मणिपुर और साथ में वेस्ट बंगाल। इन चार ने एंटी लिंचिंग बिल्स पास करवाई हैं। ठीक है, अभी किसी किसी की कुछ कुछ अटकी हुई है, किसी की गवर्नमेंट असेंट नहीं मिल रहा, किसी को क्या इशू है, अलग अलग इश्यूज हैं। अब आप ध्यान दोगे तो ये चारों वो स्टेट्स हैं जो बीजेपी रूल्ड नहीं है, यानी कि जो पार्टी सेंटर पे है, ठीक है, उससे रूल्ड नहीं है। तो बेसिकली ये जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू भी है। ठीक है, लेकिन हम पॉलिटिक्स में ना जाते हुए ये देखते हैं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2019 में बोला था कि यहाँ पे कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है लिंचिंग को लेकर। आईपीसी का सेक्शन 300 और 302 जो है इससे डील करता है। अभी एनसीआरबी जो है, एनसीआरबी ने मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, विजिलेंटिज्म पे अगर जो डाटा देखा, तो ये डाटा जब कलेक्ट कर ही रहे थे, इसको बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसको कलेक्ट करने के लिए प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है। किस बेसिस पे आप लिंचिंग को डिफाइन करोगे, इसके लिए ग्राउंड्स नहीं है। अब देखो झारखंड लेकर आया है ये बिल, जिसमें बात की गई 3 साल के प्रिजनमेंट की से लेकर लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक की। यहाँ पे आपको सजा हो सकती है, 3 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको गवर्नर की असेंट नहीं मिली है, इसलिए ये बिल पूरी पास नहीं हुई है। उसके बाद मणिपुर में भी यही सेम बिल आई है। पेनल्टीज अलग अलग हैं सब जगह पे, लेकिन मेजरली लिंचिंग को डिफाइन करने के लिए ये लॉज लाए गए हैं स्टेट्स में, इनको पीनलाइज करने के लिए ये लॉज लाए गए हैं। ठीक है, तो एंटी लिंचिंग बिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इंडिया स्लैम्स कम्युनल माइंडसेट ऑफ ओआईसी ओवर रिमार्क ऑन हिजाब रो। तो आपको आपको पता है कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में हमने काफी टाइम तक बात करी है। तो हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पे ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये इस्लामिक कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये कहा है कि हम यहाँ पे जो है इसको कंडेम करते हैं, और इसको कंडेम करते हुए ये कहा है कि यहाँ पे इसको हमको यूएन में ले जाना चाहिए। यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसको इस मैटर को देखना चाहिए, ये कहा है किसने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने। इसको इंडिया ने काफी क्रिटिसाइज किया है। इंडिया ने बोला है कि जो ओआईसी है, जो ये कर रही है, ये जो काम कर रही है, बेसिकली अपने कम्युनल प्रोपोगंडा को फैलाने की कोशिश कर रही है, अपने निफेरियस प्रोपोगंडा को फैलाने की कोशिश कर रही है इंडिया में, और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करिए। तो अपना उल्लू सीधा करने वाली ये सारी कोशिशें हैं। दूसरी चीज ये कही गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, कोऑपरेशन है, इसमें पाकिस्तान इज अ लीडिंग मेंबर, और पाकिस्तान ही बेसिकली ये सारी चीजें कर रहा है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ओआईसी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 की एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, और सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन। तो यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डिफाइन करती है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को। तो मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है, और बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड की जो स्पिरिट है इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी की, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट और सेफ करने की बात करती है। इसका जो परमानेंट डेलीगेशन है, यूएन में जाते हैं और यूरोपियन यूनियन में। तो यहाँ पे ओआईसी के पास, ओआईसी का एक परमानेंट डेलीगेशन है यूएन और
यूरोपियन यूनियन को लेकर। परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इसका जिद्दा सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो ये याद रखना, जिद्दा सऊदी अरेबिया में इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। ओके, इसकी कुछ की बॉडीज भी हैं, इसको भी देख लेना। पहला ओआईसी चार्टर जो है 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको ये मैप जो देख रहे हो, इसमें ये दिख रही हैं जो रेड वाली कंट्रीज हैं वो ओआईसी के मेंबर्स हैं। यहाँ पे जो कंट्री है वेनेजुएला है, यहाँ पे पूरा अफ्रीका का नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, ये वाला जो एशिया है, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, ये सब जो है ये ओआईसी के पार्ट हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस। तो बेसिकली क्या हुआ है, स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे बात हुई है कि जितने भी 6 लाख विलेजेस हमारे देश में हैं, इन 6 लाख के 6 लाख विलेजेस का यहाँ पे सर्वे होगा, डिजिटल मैप्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैप लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स टू दोज हु ओन प्रॉपर्टी। अभी हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है कि अभी रूरल एरियाज में, विलेजेस में लोगों के पास लैंड तो है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कि उनकी ओनरशिप है, ये प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, जिसके कारण डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। और लैंड डिस्प्यूट्स होने के कारण क्या होता है कि लैंड वेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी अपना हक नहीं जमा पाता। तो ऐसे में जब लैंड डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट है, जो लैंड है, इसके दाम भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लैंड कम बचा, सब पे तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो लैंड कम बचा, इसीलिए सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पे रेट ज्यादा जाते हैं, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। इसी को लेकर गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में बात की गई कि हम यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स को इंश्योर करेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, जो लोग जिनके पास एक्चुअल में ओनरशिप है लैंड की, उनको हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम उन लोगों को जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। और ये अभी होने वाला है ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जब लैंड पार्सल्स की मैपिंग वगैरह की जाएगी। तो अभी 77,000 विलेजेस की जो मैप्स हैं ये स्टेट्स को दिए जा चुके हैं। अभी और जो लैंड पार्सल है इनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, ओनरशिप कार्ड्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया में 6 लाख के 6 लाख विलेजेस का 3D मैपिंग करने की बात चालू हुई है। और ये 100 सिटीज में जो 6 लाख विलेजेस हैं, इनमें ये 100 सिटीज में कवर किया जाएगा। इसको स्टार्ट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको स्टार्ट करिए। यहाँ पे जो नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई है, जियो स्पेशल पॉलिसी गाइडलाइन आई है, उसका 1 साल हो गया है, उसी के लिए ये स्कीम यहाँ पे इसके लिए एक डेवलपमेंट आया है। तो स्वामित्व स्कीम देखोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, लेकिन ये जो 6 लाख विलेजेस का मैपिंग करने वाले हैं ड्रोन से, हम 3D मैप बनाने वाले हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक करेगी। ओके, अभी स्वामित्व स्कीम जो है ये पंचायती राज मिनिस्ट्री लेकर आई है। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। इसको 2020 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था। अपडेटेड जो गाइडलाइंस आई है जियो स्पेशल पॉलिसी की, उसमें बोला गया है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है वो मैप्स को बनाने में हमारी हेल्प करेंगी, और यहाँ पे उनको कोई अप्रूवल अलग से नहीं लगेगा मिनिस्ट्रीज को। यहाँ पे ड्रोन मिनिस्ट्री का कोई अलग से अप्रूवल नहीं लगेगा, ड्रोन्स वगैरह यूज किया जा सकते हैं, एप्लीकेशन यूज की जा सकती है लोकेशन मैपिंग के लिए। तो यहाँ पे ट्रिनिटी बनाई जाएगी जियो स्पेशल मैपिंग की, जिसमें देखो जियो स्पेशल सिस्टम होंगे, ठीक है, जिसमें आप मैपिंग कर सकोगे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, उसके साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ली जाएगी, और अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर जो है, ये तीन मिला के यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाएंगे इंडिया को, ठीक है। तो ये पूरी जो जियो स्पेशल पॉलिसी है, बेसिकली इसने लिबरलाइजेशन कर दिया है। जो प्राइवेट सेक्टर को पहले हर चीज में अप्रूवल लेना पड़ता था ड्रोन वगैरह यूज करने के लिए, अब वो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, लैंड रिकॉर्ड्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, इन सभी के लिए इसको यूज किया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक क्लियर ओनरशिप भी दी जाएगी रूरल एरियाज में, जिसकी जमीन होगी उसको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अभी जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स लगभग 27,000 विलेजेस में सभी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है अंडर स्वामित्व पोर्टल। ओके, तो स्वामित्व स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहली चीज ये कि ये नेशनल पंचायती राज डे पे लाई गई थी 2020 में। आपका सेकंड क्वेश्चन आज के डे का ये है कि आप मुझे बताओगे नेशनल पंचायती राज डे कब आता है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे रूरल एरियाज की मैपिंग की जाएगी यूजिंग ड्रोन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। साथ में यहाँ पे टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। स्वामित्व यहाँ पे दिया जाएगा लोगों को यूजिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी राइट्स का आइडेंटिफिकेशन लेकर बेसिकली स्वामित्व यहाँ पे दिया जाएगा, किसकी राइट, किसका राइट है किस लैंड पर, उसको यहाँ पे टैगिंग की जाएगी यूजिंग स्वामित्व स्कीम। ओके,
उसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल हो जाएंगे और साथ में कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन और प्लानिंग भी हो पाएगा। कैसे? देखो, जब यहाँ पे प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा कि किसका लैंड है, तो उससे आप टैक्सेस खरीद कलेक्ट कर सकते हो ना, जो लोकल टैक्सेस हैं। ये टैक्सेस कलेक्ट करोगे तो रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा और इसको प्लानिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये है स्वामित्व योजना। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लो, पंचायती राज मिनिस्ट्री के बारे अंतर्गत आती है। रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप को मैप करेगी रूरल एरियाज में यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रोन यूज किए जाएंगे नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा हर प्रॉपर्टी के ऊपर, जो भी विलेजर्स हैं उनको। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं, उसमें पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को एज अ कोलेटरल यहाँ पे रख सकेंगे फाइनेंस लेने के लिए। तो क्रेडिट लेने के लिए अगर अभी किसान जाते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमारी जमीन है ये, ठीक है, तो उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता। अभी क्या है कि अभी एक बार लैंड रिकॉर्ड्स पूरे सिद्ध हो जाएंगे, यहाँ पे स्वामित्व दे दिया जाएगा, उसके बाद बैंक्स में जा सकते हैं ये जो किसान है जिनके पास ओनरशिप है, जाके ये कार्ड दिखा सकते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड, और उसके बदले में ये क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड होगा, ये लैंड होगा, इसको अब एज अ कोलेटरल यहाँ पे गिरवी रख सकते हैं ये, और उसके बदले इनको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे लोकल टैक्सेस मिल पाएंगे, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज डेवलप कर पाएगी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में यहाँ पे मार्केट वैल्यू का जो अप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज का जो रियल एस्टेट है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिलेगी। साथ में जो एक्यूरेट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे सेटअप हो पाएंगे, टैक्स कलेक्शन में मदद हो जाएगी, प्लानिंग में मदद हो जाएगी, परमिट्स वगैरह देने में मदद हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ग्रैबिंग वाले जो इश्यूज हैं, कब्जा करने वाले, ये सब नहीं होंगे। ओके, आगे बात करते हैं। एनसीबी सीक्स आइडियाज टू स्टॉप ड्रग डील्स ऑन डार्कनेट। तो एनसीबी यानी कि नेशनल कंट्रोल नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे एक कंपटीशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है डार्केथॉन 2022। इसमें आप लोग सिटीजन जो हैं वो हमको सॉल्यूशंस दीजिए, आइडियाज दीजिए कि किस तरह से डार्कनेट पे होने वाली ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग को हम रोक सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डार्केथॉन, इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर 2.5 लाख तक के इनाम है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आज की डेट में जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है सबसे ज्यादा डार्कनेट के थ्रू हो रही है और मैरीटाइम रूट्स के थ्रू हो रही है। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी, ड्रग रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि 94% जो सेल्स हुए हैं डार्कनेट में हुए हैं। ड्रग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड जितने भी सेल्स हुए हैं, इसमें 94% डार्कनेट के थ्रू हुए हैं। अभी जब बीच में सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, उसमें भी जब ड्रग नार्कोटिक का जो कंट्रोल ब्यूरो था उसने जब छानबीन करना शुरू करी, तो पता चला कि यहाँ पे डार्कनेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली बॉलीवुड जैसी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे। तो इसलिए हमारा जानना जरूरी है डार्कनेट क्या है, डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है, ये सब कुछ। तो देखो, ये जैसे आप देखते हो ना आइसबर्ग, आइसबर्ग क्या होता है? एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा, ठीक है, आइस का टुकड़ा ऊपर से इतना दिखता है, ये बोलते हैं इसको हम टिप ऑफ द आइसबर्ग। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग कितना होता है? छोटा सा, मतलब मान लो इतना बड़ा पूरा पहाड़ी है आइस की, इसमें से जो 4% है, पूरा शुरुआत का 4%, ये है सरफेस वेब, जो कि हम लोग यूज करते हैं जनरली। जैसे कि आप यूज करते हो ना, गूगल यूज करते हो, क्रोम यूज करते हो, विकिपीडिया यूज करते हो, बिंज यूज करते हो, ये सब जो है ये सरफेस वेब है जो सभी के लिए अवेलेबल है। उसके नीचे आता है डीप वेब। ठीक है, डीप वेब लगभग 90% हिस्सा बनाता है पूरे हमारे इंटरनेट का। तो ये सब क्या है? इंटरनेट की लेयर्स हैं। ये जो है सरफेस वेब वालों को ये डीप वेब नहीं मिलता, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन हो गई, कॉम्पिटिटर वेबसाइट हो गई, ये बेसिकली लॉग्ड होती है पासवर्ड्स के थ्रू। मान लो आपने नेटफ्लिक्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको डीप वेब के थ्रू मिला है क्योंकि आपका लॉग्ड है। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे भी लॉग्ड है, वो यहाँ पे डीप वेब पे है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज डीप वेब पे है। डार्क वेब और इससे ज्यादा खतरनाक होता है, लगभग 6%। अब इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। इसमें कुछ स्पेशल ब्राउजर्स होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टॉर टॉर ब्राउजर यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए, इलीगल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है आपको। तो ये जो है 3 लेयर्स हैं इंटरनेट की। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो डार्कनेट बेसिकली इंक्रिप्टेड नेटवर्क है इंटरनेट पे, जिसको सर्च इंजन जो है, नॉर्मल सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंज, ये सब इसको सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि टॉर, अनियन, I2P, ये सब जो है ये चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो नेटवर्क है सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है, उन लोगों के लिए जो जनरल इंटरनेट पब्लिक नहीं है, जिनको अलग से ऑथराइजेशन मिला है, अलग से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मिला है, अलग से कॉन्फ़िगरेशन मिली है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि हार्मलेस चीजें भी हो सकती है, अकेडमिक डाटाबेस वगैरह रख सकते हो, कॉर्पोरेट साइट्स का डाटा रख सकते हो जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कुछ शेडियर सब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ हार्मफुल भी है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है,
यहाँ पे फेटिश कम्युनिटी जैसे कि ड्रग अब्यूज जो है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, पायरेसी, हैकिंग, ये सब होता है। डार्क वेब और डार्क नेट में डिफरेंस ये है, डार्क नेट बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क को बोलते हैं डार्क नेट। डार्क वेब जो है, यहाँ पे वेबसाइट जो काम करती है डार्क नेट पे, उसको कहते हैं। सरफेस वेब जैसे कि मैंने बताया, जो ऊपर ऊपर वाला वेब है, जिसको विजिबल वेब कहते हैं। यहाँ पे जो गूगल क्रोम वगैरह आप यूज करते हो वो सब आता है, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के लिए है, सर्चेबल है। डीप वेब जो है, ये होता है वो जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, लॉक्ड है, अनसर्चेबल है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू का भी एक पार्ट है जो डीप वेब है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लगभग 500 से 600 टाइम्स बढ़ा है ये सरफेस वेब से। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रीलिम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा आखिरी आर्टिकल जो कि है अफगान रिजर्व्स के बारे में। तो बेसिकली आर्टिकल ये बोलता है, पहले अफगानिस्तान देख लो थोड़ा सा। ये है अफगानिस्तान, यहाँ पे ये है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये है अफगानिस्तान। यहाँ पे इंडिया के साथ थोड़ी सी बॉर्डर, 8 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला जो रीजन है ना, ये जो बॉर्डर शेयर करने वाला, ये पीओके में आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखोगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा बॉर्डर शेयर होती नहीं है। इसीलिए इंडिया जो है यहाँ ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुंचना चाह रहा था। यहाँ पे हमने चबाहर पोर्ट भी डेवलप किया था, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते थे। यहाँ पे हमने काफी सारे इन्वेस्टमेंट भी किया था, कांधार, काबुल, मजार शरीफ में। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तालिबान यहाँ पे आ गया। गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, वो यहाँ से चली गई है। अब हुआ ये है कि अफगानिस्तान के लगभग $9 मिलियन यहाँ पे, सॉरी, $9 मिलियन नहीं, $7 मिलियन यहाँ पे, सॉरी, $9 बिलियन, ये $9 बिलियन यहाँ पे पड़े हुए हैं अमेरिका के पास, यूएस के पास। क्या हुआ था, जब तालिबान नहीं आया था, तब अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ के अफगानिस्तान के पास जो डोनेशन में पैसा आता था, या जो भी पैसा था अफगानिस्तान में, उसके $9 बिलियन को यहाँ पे अलग अलग जगहों पे इन्होंने पार्क कर दिया था, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया था। अब ये $9 बिलियन का जो पैसा है अफगानिस्तान का, वो अमेरिका के पास है, यूएसए के पास है। यूएसए ने बोला कि हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ चीजों में इस पैसे को। एक तो हम यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, किसको, अफगानिस्तान के लोगों को, इस पैसे से, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, पहली चीज तो। इसके लिए लगभग $3.5 बिलियन रुपए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। कुछ पैसा हम यहाँ पे विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के लिए रखेंगे। जो 9/11 का अटैक हुआ था यूएस में, उसके उसके कारण जितनी भी फैमिलीज को प्रॉब्लम हुई, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हुई, उनके लिए भी हम इसका कुछ हिस्सा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के पूरी ये बात हुई है। तालिबान कह रहा है कि ये तो यूएसए जो है हमारे पैसे की चोरी कर रहा है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का पैसा है। इसीलिए तालिबान को इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, और तालिबान इसको फिर अपने लोगों के लिए यूज करे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी डोमेस्टिक सिचुएशन ऐसी है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में पूरी तरह से क्रैश कर गई है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, फूड सिक्योरिटी का काफी इशू है। लगभग 22 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पे, जिनको जो स्टार्व कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तालिबान यूएस एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें कि बेसिकली ये बात हुई, यहाँ पे बोला गया था कि तालिबान अपना मेन स्ट्रीम अगर बनाना चाहता है गवर्नमेंट, तो उसको सारे लेजिटिमेट चीजों को यूज करना पड़ेगा, लेजिटिमेट प्रिंसिपल्स, लेजिटिमेट वैल्यूज के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बस यही बात है कि $7 बिलियन का अभी भी कोई फैसला हुआ नहीं है। $3.5 बिलियन जो है, ये ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को पूरा करने के लिए लगाए जाने वाले हैं अफगानिस्तान के, ठीक है। तो बस इतना सा ही इशू है जो यहाँ पे बताया गया है, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। जो भी डाउट्स हो, यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, या फिर मेल कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।